government budget, and as you can see bracket में मैंने लिखा है that 6 marks. That means if you are aware of the entire marking scheme, नहीं पता तो एक वीडियो मैंने बनाई थी जिनके आज फर्स्ट क्लास है, मैं प्लीज उनको बोर नहीं करना चाहती बात ये बताकर कि भाई इतने चैप्टर्स हैं, इसकी इतनी वेटेज है. यू आर बिग इनफ, एंड इसके लिए मैंने एप्लीकेशन पर सिलेबस और सिलेबस की वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दी है. आई विल शेयर इट आफ्टर द क्लास टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स. Now let me start with the chapter. Out of the 40 marks, 40 marks, that is for your macroeconomics. Macro, you know, this is the first book that you are supposed to cover apart from the Indian economics. So Indian economics के अलावा जो आपकी macroeconomics की book है, it is having weightage of 40 marks, and out of that 46 marks का weightage आपके इस chapter का है, and which is by the name of government budget. Government को हम थोड़ा सा lightly नहीं लेंगे इस chapter में. In fact, अभी current सिचुएशन जो हमारी कोविड की, हमारी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के साथ भी हम गवर्नमेंट को लिंक करेंगे, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज जितना ज्यादा आप लाइव एक्सपीरियंसेस से पढ़ोगे, जितना आपकी क्लासेस रियल टाइम चेक रखेंगी, रियलिटी चेक रखेंगी, आपके लिए पढ़ना, आपके लिए समझना, याद रखना, लंबे समय तक याद रखना उतना प्रोमिनेंट रहेगा. एंड दिस इज व्हाट माय स्ट्रैटेजी हैज बीन सिंस द बिगिनिंग, कि भाई हमें आजकल के ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, बिकॉज बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आप सिर्फ इस चीज पर आप ये सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ सकते कि भाई एक बुक है, उस बुक में ये कंटेंट है, ये पॉइंटर है, ये लर्न कर लो, ऐसे पेपर आते हैं एंड सो ऑन. क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स होती है दैट हैज टू बी डन फ्रॉम हेयर. इमोशंस की कोई जगह नहीं है, प्रैक्टिकलिटी पर आपको काम करना पड़ेगा. कंटेंट्स ऐसे होने चाहिए कि कम लिखो बट क्वालिटी होनी चाहिए. क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, बट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट विल मैटर अ लॉट फॉर यू इफ यू आर एमिंग समवेयर. ऑब्वियसली आप जितने यहाँ पर आए हो, सो आपके कुछ गोल्स हैं. कोई गोल 80 प्लस, कोई 90 प्लस, कोई 100 का लेकर आया है. तो दिस इज फॉर एवरीवन. नाउ व्हेन इट कम्स टू द चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट, हम करेंगे क्या? हम इसमें बात करेंगे कि बजट जो एक ऐसी चीज होती है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. लाइक बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो, आपके पेरेंट्स जो आपको इनकम देते हैं, एज इन जिसको हम बोलते हैं पॉकेट मनी, जो आजकल नहीं मिल रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो कह रहे हैं तुम क्या करते हो, बाहर तो जाते ही नहीं, तो क्या है, दाल रोटी तो चाहिए, वो हम तुम्हें दे रहे हैं. सो समहाउ अभी इस टाइम पर जो आपको बजट की प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है? वो ये है कि आपके पास जो मनी का फ्लो होता है, एज इन जो पैसा आपके पास आ रहा है सो दैट यू कैन मेक एक्सपेंडिचर्स, एंड जो पैसा आपका जा रहा है जिसको हम बोलते हैं पेमेंट्स. तो जो पैसा आपके पास आ रहा है दोज आर नोन एज रिसीट्स. रिसीट्स मतलब रिसीविंग्स जिसको हम बोलते हैं, रिसिप्ट्स नहीं बोलते हैं. आई ऑलवेज मेक इट क्लियर इन द वेरी फर्स्ट क्लास. कुछ बच्चे इसको, जब वाइवा होता है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं वही बताऊं, अगर गवर्नमेंट बजट पे आपका प्रोजेक्ट है ना, और गवर्नमेंट बजट के प्रोजेक्ट में अगर आपका वाइवा होगा, तो वाइवा में जब आपसे कुछ पूछेंगे चैप्टर ओरिएंटेड, आप बार बार बोल दोगे रिसिप्ट रिसिप्ट, तो टीचर वही समझ जाएगा कि भाई आपने चैप्टर को सिर्फ बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, आपने मन लगाकर उसको नहीं किया, टेक्निकली नहीं पढ़ा. तो प्लीज प्रोनाउंसिएशन भी कई बारी जो भी हमारा आईवा लेने के लिए आता है वो आपकी बहुत सारी चीजें नोट करता है. सो द करेंट प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो रिसीट्स कहते हैं इसको. एंड दूसरी तरफ हमें बात करनी है अबाउट दी पेमेंट्स. पेमेंट्स को हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं. तो इन शॉर्ट जो पैसा आपके पास आ रहा है एंड जो पैसा आपकी तरफ से जा रहा है वो आपका बजट कहलाया जाता है. वैसे ही ये तो इंडिविजुअल बजट था. देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दी हाउस होल्ड बजट. मतलब जो जहां आप रहते हैं विद योर फैमिली, दैट इज अ हाउस. तो आपके घर का में कितना इनकम का फ्लो हो रहा है एंड कितना एग्जिट हो रहा है ऑफ द एंटायर फ्लो ऑफ इनकम, उसे भी हम बोलते हैं बजट, जिसको हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड बजट. बट यहाँ पर हम थोड़ा मैक्रो के बारे में बात कर रहे हैं, एज इन एग्रीगेट, एज इन द टोटल इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरे देश के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं. इसलिए हम सिर्फ आपके, मेरे, हमारे घर के बारे में बात नहीं करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटायर कंट्री एज अ होल. तभी हमने यहाँ वर्ड लिखा है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इन शॉर्ट हमारी भारत सरकार, वो जो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, चाहे तो मानो या ना मानो. ठीक है. तो हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा और गवर्नमेंट का पैसा कहाँ को जाएगा, this is what we are going to study in this chapter which is called government budget. तो government budget क्या है? Who have already attended the classes, they know the technical terms. Government budget एक annual statement है. Government budget is an annual statement. ये पहला technical term you have to remember.
आई डोंट बिलीव इन लर्निंग द डेफिनेशन. मुझे डेफिनेशन रटवाने का कोई शौक नहीं है. आई ऑलवेज बिलीव इन कीवर्ड्स. कीवर्ड्स दिमाग में रखो एंड देन मेक योर डेफिनेशन ऑन योर ओन. कोई भी कैसे भी जंबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जामिनर को. तो ये एक एनुअल स्टेटमेंट है. अब एनुअल मतलब ऑब्वियसली ईयरली. अब ये जो ईयर होता है, जो जितने भी हमारे यहाँ पर अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, दे नो कि हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, या फिर हमारे जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती है उनके लिए जो हमारा एनुअल ईयर होता है वो अकाउंट्स वाला ही चलता है. दैट इज 1st of April to 31st of March. तो यहाँ पर जो हम गवर्नमेंट बजट भी करते हैं और वो जो एनुअल स्टेटमेंट भी होती है, दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1st of April of every month and it ends up on the 31st of March of every year. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 2020 1st of April को हमारा गवर्नमेंट बजट बना. अब यही गवर्नमेंट बजट हमारा चलेगा टिल 31st of March 2021. तो दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. एंड उसमें हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? ये रिकॉर्ड करते हैं हमारे देश की बजटरी एस्टिमेटेड, हम जिसको बोलते हैं एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड पेमेंट्स. अब प्रीवियस क्लासेस में मैंने हमेशा इस चीज को यहीं पर आपको रोक कर समझाया है दैट एस्टिमेटेड क्यों लिखते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये मानकर चलते हैं कि गवर्नमेंट बजट वो एनुअल स्टेटमेंट है विच रिकॉर्ड्स दैट दी जो पैसा आ चुका है एंड जो पैसा जाएगा, दैट मीन्स दिस हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. इसीलिए आई वांट टू स्टॉप यू फॉर अ व्हाइल एंड मेक इट अ स्मॉल करेक्शन कि गवर्नमेंट बजट वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर, वो स्टेटमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है कि कितना पैसा आएगा. मीन्स दिस इज समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट कि पैसा आएगा इन फ्यूचर एंड नॉट द वाइस वर्सा कि पैसा आ चुका है. तो जब भी आप आंसर्स को लिखो या एग्जामिनर को जब वाइवा में समझाओगे, यू हैव टू बी श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, बिकॉज आप लिखते वही हो, आप बोलते वही हो जो आप सोचते हो. तो आपको अपनी सोच, अपना थॉट प्रोसेस रेक्टिफाई करना होगा यहाँ पर. that this annual statement records the estimated receipts, not the ones which have we already received. ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीट्स कि कितना पैसा देश के पास आएगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया क्योंकि ये पैसा आएगा, हम अंदाजा लगा के लगते हैं. अब ये किस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं अभी वी विल टॉक अबाउट इट. वैसे ही एस्टिमेटेड पेमेंट्स कि गवर्नमेंट का एक्सपेंस कहाँ कहाँ होगा एक्सपेक्टेडली, कि गवर्नमेंट को कौन से एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं. सो wherever you're writing about the government budget, मैंने आपको डेफिनेशन को पॉइंटर्स में समझाया है कि ये एक एनुअल स्टेटमेंट है. कब रिकॉर्ड करते हैं? एवरी ईयर फ्रॉम 1st of April to 31st of March. एंड व्हाट डज इट रिकॉर्ड? इट रिकॉर्ड्स एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड पेमेंट्स. ऑब्वियसली किसकी? गवर्नमेंट. जैसे हम अपने घर में यूजुअली जैसे मैं अपने ऑफिस का मेंटेन करती हूँ कि हर महीने कितनी फीस आई, हर महीने कितने सैलरीज और एक्सपेंसेस हुए, है ना. वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा. एंड दिस इज देयरफॉर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि गवर्नमेंट को कब कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड यू नो वेयर दे आर लैकिंग इन द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. So quickly you can note down all these pointers and then I'll move on to the other part which is called the objectives. Let's start with the first objective. Now आज की क्लास में this is the most important topic that we are going to cover up. हम पूरी क्लास में और कुछ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे. Because from past 5 years I have witnessed कि ये जो टॉपिक है, क्या my mic is on I guess, yes. So from past 5 years I have experienced कि पूरे 6 मार्कर्स में कई बारी most of the times यही अकेला टॉपिक 3 या 4 मार्कर्स में आता है एग्जाम में. And it's very important because ये पूरा का पूरा theoretical है. When you will read the book आपको कई बारी लगेगा ये कैसे लर्न करेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स कैसे रिलेट करेंगे. Because this is going to create little fuss in your life when it comes to this chapter. But इसकी जो weightage है that is out of 6, 3 to 4 marks. So you can understand that how important it is. So let's start with the very first objective. Now what are we going to study? We are going to study कि हमारी गवर्नमेंट को या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को, be it US, China, Bhutan, any country's government, आपको पता है गवर्नमेंट क्या होती है, तो गवर्नमेंट को क्यों ये गवर्नमेंट बजट बनाने की जरूरत है,
क्यों वो बिना प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के इकोनॉमी को रन नहीं कर सकते? लुक, अब क्या है, कोई भी इकोनॉमी में सेम टाइप के लोग नहीं रहते। बचपन से आपको ये पढ़ाया जा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दैट मीन्स हमारे देश में अलग अलग किस्म के प्राणी रहते हैं, बट इकोनॉमिक्स उन प्राणी को रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज की बेसिस पे डिवाइड नहीं करता। गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें, हमारी इकोनॉमी में दो टाइप के लोग सबसे ज्यादा हैं, दैट इज लो एंड रिच. That means people who hold lower incomes, less income in the society, and there are people who have higher incomes. तो वही, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट इनकम. तो जितना पैसा आपके पास है, जरूरी नहीं वो मेरे पास है. हम अगर 15 लोग अभी बात कर रहे हैं ऑनलाइन, तो 15 का जो पेइंग कैपेसिटी है, अर्निंग कैपेसिटी है, दैट इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ऑब्वियसली सबके लिए सब कुछ सेम नहीं रख सकती गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट एवरीवन. गवर्नमेंट को वोट्स के लिए एक पुअर मैन को सब्सिडी भी देनी पड़ेगी, नहीं तो भाई वोट बैंक जाएगा. एंड गवर्नमेंट को अंबानी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो सबसे कितना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करता है देश के लिए, सोशल वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, टैक्सेस पे करता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को एक बैलेंस रखना पड़ता है, एंड उसी बैलेंस को हम पढ़ते हैं थ्रू दीज ऑब्जेक्टिव्स, व्हिच इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. लास्ट फ्यू इयर्स में मैंने ये भी देखा है कि वो क्या करते हैं, दैट इन योर टोटल सिलेबस ऑफ गवर्नमेंट बजट देयर आर 6 ऑब्जेक्टिव्स. टोटल 6 ऑब्जेक्टिव है. या तो देखें रैंडमली आस्क एनी वन ऑब्जेक्टिव, कुछ भी केस स्टडी के फॉर्म में देखें, मेक अप अ क्वेश्चन एंड आपको पूछ सकते हैं दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट. नहीं तो सबसे इजी केक वॉक क्या है कि आपको सीधा क्वेश्चन आ गया, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, बट उसकी चांसेस इज लाइक 0.001. फिर तो 6 में से जो आपको आसान लगेगा आप लर्न करके चले जाओगे. लेकिन यहाँ पर थिंग्स आर लिटिल अपसाइड डाउन. आपको टेक्निकली हर एक ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल और सिचुएशन समझनी पड़ेगी. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स. लेट मी ब्रेक इट इनटू 2. रीएलोकेट मतलब क्या होता है? रीएलोकेट मतलब, अगर मैं बात करूं, एलोकेट मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करने को हम बोलते हैं एलोकेट. अब आगे बोल दिया रीएलोकेट मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट करना. किसको? रिसोर्सेस को. अब देश के लिए रिसोर्स क्या है? सबसे मोटी मोटी बात अगर हम करें, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? वो है मनी. तो इन शॉर्ट, कंट्री के पास, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, उस पैसे को वो कहां पर और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे. अब यहाँ पर दो चीजें आती है, ठीक है. हम डिस्कस करते हैं कि देखो हमारी कंट्री में ऐसे कितने सारे गुड्स हैं जो हाई टैक्सेस पर मिलते हैं, कितने सारे गुड्स हैं जिन पर टैक्सेस वेव ऑफ है ही नहीं. देन ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं. अब अगर मैं आपसे जनरल बात करूं, आज के करंट एरा के बारे में बात करूं, क्यों गवर्नमेंट ने 70% टैक्सेस लिकर पर फाइन करे हैं? Why on liquor 70%? क्यों? क्योंकि देश के पास रेवेन्यू नहीं है. हम प्रीवियस क्लासेस में भी यही बात कर चुके हैं कि कंट्री के पास रेवेन्यू, फंड्स, फाइनेंस की बहुत ज्यादा दिक्कत है. देयर इज अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी. तो इसलिए गवर्नमेंट को 70% टैक्सेस हाई करने पड़े. तो ये जैसे इस क्राइसिस में गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा टैक्सेस हाई करे, वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ गुड्स पर टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है. जैसे कि सपोजिंगली अभी तो कोविड चल रहा है, तो ये तो एक्सेप्शनल है, बट अगर हम जनरल नॉन कोविड सिचुएशन में अगर लाइफ अपनी जिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सपोजिंगली कुछ ऐसे गुड्स हैं विच आर हार्मफुल मतलब जो हमारी कंट्री के लोगों के लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा पॉजिटिव नोट पर यूज नहीं होने चाहिए. जैसे अगर बात करें टोबैको, जैसे बात करें लिकर, जैसे बात करें अदर ड्रग आइटम्स, जिससे लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा सफर करती है. तो अगर इस टाइप की गुड्स की बात करें, देखो गवर्नमेंट इसकी प्रोडक्शन बैन नहीं कर सकती. लिखते हैं ना, इनफैक्ट सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, बट फिर भी लोग उसको यूज करते हैं, पढ़ने के बाद भी यूज करते हैं. दैट मीन्स आप उसकी कंजम्पशन खत्म नहीं कर सकते, उसकी प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते, बिकॉज वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. लेकिन गवर्नमेंट को कुछ तो एक रोल प्ले करना पड़ेगा ना, बिकॉज इफ दे नॉट प्ले अ वाइटल रोल, तो इस गुड्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा.
तो इस हार्मफुल गुड्स की कंजम्पशन को कम करने के लिए, समहाउ कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ऐसे हार्मफुल गुड्स के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं दे हैव टू इंक्रीज। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें लोअर इनकम ग्रुप्स में, बिकॉज अगर उनके ऊपर टैक्सेस नहीं बढ़ाए तो वो इसकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट कंजम्पशन करेंगे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इसकी फ्रीक्वेंट कंजम्पशन करोगे तो मुकेश जैसे और बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मैं उस मुकेश के बारे में बात कर रही हूँ जिसको तुम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। देन ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिनके ऊपर इनफैक्ट टैक्सेस होते ही नहीं, टैक्स फ्री। जैसे अगर बात करें कुछ मेडिसिन होती हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी में आपने माइक्रो में भी पढ़ा हुआ है एसेंशियल गुड्स होते हैं, फूड ग्रेन्स एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट कई बार टैक्सेस भी चार्ज नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इनकी कंजम्पशन में कहीं पर भी कोई हॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो व्हेनेवर यू रिमेंबर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको सबसे पहले याद आनी चाहिए टैक्सेस की, कि टैक्स एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, लेकिन गवर्नमेंट सबसे इक्वल टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। when it comes to certain type of goods, वो गुड्स जिनकी कंजम्पशन बहुत हार्मफुल है, जिनकी कंजम्पशन गवर्नमेंट को लगता है कि कम होनी चाहिए, नहीं तो हमारे इंटायर पॉपुलेशन पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट उनके टैक्सेस बढ़ा देती है उन गुड्स के। ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ गुड्स जो गवर्नमेंट को लगता है कि वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जहां पर जैसे से आप चैप्टर्स पढ़ोगे और आपको जीएसटी पढ़ाया जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड ऐसे कौन, जैसे आपकी बुक्स अगर हम बात करें तो बुक्स ऐसे गुड्स हैं जो बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं, क्योंकि वो आते हैं हमारे देश के एजुकेशन सेक्टर का पार्ट, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज नहीं करती। देन यहाँ पर मैंने एक बात करी अबाउट दी सब्सिडीज। व्हाट आर सब्सिडीज? हु विल टेल मी व्हाट इज सब्सिडी? पता है यार, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है जिन्होंने स्टार्टिंग क्लासेस ले रखी है। सब्सिडीज क्या होती है? मैम, जो गवर्नमेंट कम रेट पे लोअर क्लास लोगों को चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे राशन वगैरह हो गए। परफेक्ट, रिबेट्स बोल सकते हैं, है ना? हाँ। रिबेट्स एक तरीके से, या फिर आप इसको जनरल टर्म्स में बात करें तो गवर्नमेंट को लगता है कि ग्रांट्स दे देते हैं, है ना, या फिर उनको कुछ किसी भी फॉर्म का कंसेशन दे देते हैं। अब जैसे प्रज्वल ने बिल्कुल सही बोला कि जो आपको रिबेट्स मिलती है, जो ग्रांट्स मिलती है, वो सिर्फ आपको बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड्स पर मिलती है। जैसे राइट नाउ करंट सिचुएशन में आपने देखा होगा गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है किन चीजों में, जो हमारे लिए बहुत ही सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट गुड्स हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन कोविड सिचुएशंस में भी सब्सिडीज मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट खादी प्रोडक्ट्स, हु ऑल नो व्हाट इज खादी? हु ऑल नो व्हाट इज खादी? खादी क्या होता है? खादी प्रोडक्ट पता है आपको? खादी यार वो जो गांधी जी के टाइम से चक्रा चल रहा है, अभी तक चले जा रहा है, रुका नहीं है, वो चक्रा से जो कॉटन बनता है, दैट इज द खादी। एक ब्रांड भी है ना? बट तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स नहीं पहने, तुम तो नाइकी, रिबॉक, जारा वाले बच्चे हो बेटा, है ना? तुम थोड़ी खादी वादी पहनोगे। तो खादी इज वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर ब्रांड ऑफ गवर्नमेंट। खादी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डोमेस्टिकली बनता है। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के अंदर ही प्रोडक्शन होती है। फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन प्रोडक्ट्स को कंपटीशन देने के लिए गवर्नमेंट ने ये खादी प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे आज से बहुत साल पहले, जब गांधी जी थे, तब से लेकर आज तक ये खादी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वैसे आप रिबॉक या फिर किसी और ब्रांड के या फिर किसी इंडियन ब्रांड की बात करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिबर्टी, बाटा, अगर इनके प्रोडक्ट्स भी आप लेने जाओगे तो भी इन पर जो टैक्स अमाउंट होगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, कभी ध्यान देना इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो एंड शॉप। देन खादी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट की वजह से है, कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा, दैट पीपल शुड बी एनकरेज टू बाय मोर ऑफ खादी एंड खादी प्रोडक्ट्स। तो अब लोगों को एनकरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, प्राइजेस कम ज्यादा नहीं कर सकते, आपके माइंड में आ रहा होगा। प्राइजेस अगर कम कर देंगे बहुत कम, तो क्या होगा? गवर्नमेंट अपनी कॉस्टिंग नहीं निकाल पाएगा, और कितना अपनी जेब से लोगों के लिए गवर्नमेंट करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी आर नॉट फ्यू इन नंबर्स, वी आर 135 करोड़। 135 करोड़ सोच के देखो यार, बहुत होते हैं। सबके लिए डोर टू डोर जाना, सर्विस प्रोवाइड करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो खादी एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट सोचती है, दैट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसकी कंजम्पशन शुड बी मोर, एंड इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, इस पर सब्सिडीज या फिर रिबेट्स या कुछ ग्रांट्स ऑफर करती है। आज दिन अगर कोई 100 रुपीज की चीज है तो उस पर 80 चार्ज कर लेगी। इन शॉर्ट, इस पे किसी भी टाइप का कोई टैक्सेस चार्ज नहीं होगा।
सो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स में टैक्सेस और सब्सिडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट प्ले करते हैं, सो दैट गवर्नमेंट कैन क्रिएट अ बैलेंस कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड बाय अस एंड व्हाट टाइप ऑफ गुड्स शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बाय अस। मतलब किन गुड्स को हमें एनकरेज करना चाहिए और कौन से गुड्स को हमें डिस्करेज करना चाहिए इन कंजम्पशन इन अ कंट्री। दैट इंपॉर्टेंट रोल प्लेज, दैट इज अ गवर्नमेंट बजट। देन सेकेंड एस्पेक्ट, अब देखोगे ना 2 एरोज लगाए हैं मैंने कि रीएलोकेशन को समझने के लिए उसके 2 पार्ट है, जैसे कहते हैं ना 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्के के 2 पहलू। तो पहलू नंबर 1 वाज टैक्स कंसेशन, ए पार्ट। बी पार्ट, दैट इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज? अब आपको क्या लगता है कि अगर सपोजिंगली प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर आपको पता है ना, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो पैसा तो बहुत ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन वो पैसा वही लगाते हैं जहां पर प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। यस और नो? एक कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, जैसे कि आप ही कल को अगर 4 साल बाद यू आर गेटिंग इनटू दिस बिग एज मार्केट, आप कोई बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में आप ऐसा ढूंढोगे गुड जहां पर पैसा ही पैसा हो, अंधा पैसा हो, है ना? तो बट वो प्रॉफिट्स कहां से आएगा? जब आप पैसा लगाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस जो लोगों को सिर्फ वेलफेयर दे रहा हो लेकिन प्रॉफिट्स ना दे रहा, वेलफेयर दे रहा हो लेकिन प्रॉफिट्स ना दे रहा हो, तो क्या आप लोग करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। इसीलिए उस टाइप ऑफ गुड्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टेस्टिंग किट्स की बात करूं करंट सिचुएशन में, कल ही आई वाज रीडिंग एक केस स्टडी इन द इकोनॉमिक टाइम्स कि इंडिया ने एक टेस्टिंग किट बनाई है कोविड की, ऑब्वियसली कोविड टेस्ट करने की, कोरोना वायरस टेस्ट करने की किट रेडी कर रहे हैं, जिसमें उनका ये मानना है कि मार्केट में जो किट की कॉस्ट 500 रुपए की है, जस्ट इमेजिन गाइस, मार्केट में जो एक प्राइवेट XYZ प्रोड्यूसर उस कोविड की किट को 500 रुपीज में सेल कर रहा है, गवर्नमेंट इज वर्किंग कि हम डायरेक्टली उसे प्रोड्यूस करें, गुड को डायरेक्टली प्रोड्यूस करें, खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, और दे आर एमिंग टू मेक इट एट अ कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज। दैट मीन्स ये 500 वाला कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा, एंड गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ना के बराबर होता है, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट, गवर्नमेंट वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट को चाहिए कि सोसाइटी में कोविड फ्री हो, हम हेल्दी हम हो, ताकि हमारी आउटपुट एफिशिएंसी बढ़े, हमारी इकोनॉमी राइज करे। तो गवर्नमेंट ने ये कॉस्टिंग ऑफ द किट इतनी कम कर दी बाय प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, तभी यहां पर लिखा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट बजट, अपने कुछ बजट में से पैसा इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स के लिए सिक्योर करके रखता है। जैसे हमने इस टाइम पर बहुत पैसा कंट्री का, क्यों गवर्नमेंट के पास इस टाइम पर प्रॉब्लम्स है? क्योंकि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एक नहीं 2-2 महीने की उनको डबल सैलरीज पे करी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना खर्चा बढ़ गया है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू एम पब्लिक वेलफेयर राइट नाउ। और वो तभी हो सकता है जब हम डायरेक्टली प्रोड्यूस करें गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में बाबा रामदेव जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ऐसे गुड्स बनाते हैं जिन पे टैक्स अमाउंट कम होता है एंड उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्योंकि अगर यही प्राइवेट कंपनी बनाएगी तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो गवर्नमेंट खुद बनाती है या जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है जो खुद बनाती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, एंड देयरफॉर वी आर एमिंग फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन रिलाइंग ऑन डीलिंग विद कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, तो रीएलोकेशन सुनते ही आपके दिमाग में आने चाहिए 2 एस्पेक्ट्स कि भाई हम अपने पैसे को इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस 2 फनल्स में हमारा पैसा जाएगा। एक तरफ टैक्सेस हाई कर दो, किस चीज से? ऐसे गुड्स जो हार्मफुल हो। अब वहां से जो पैसा आएगा हम क्या करेंगे? यहां से जो पैसा आएगा, सपोजिंगली लिकर से जो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट क्या करेगी आपको पता है क्या? गवर्नमेंट इससे अपने घर नहीं बना लेगी, अपनी प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग नहीं बना लेगी। अभी जो 70% टैक्सेस है, यही टैक्सेस का जो 70% पैसा होगा, मान लो 20% भी अगर अपने जेब में डाले कि करप्शन के उसमें ले लो, मान लो अगर, तो बाकी 50% तो लोगों के वेलफेयर के लिए जाएगा, सब्सिडीज में ही जाएगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का बजट भी काम करता है कि एक हाथ से पैसा लो, दूसरे हाथ से पैसा दो, बट पैसा खर्चने से पहले उनको कमाने के बारे में भी सोचना पड़ता है, एंड दिस इज हाउ एवरी ऑब्जेक्टिव विल वर्क।
that how that money which is earned by the government has to be distributed, has to be redistributed every year. तो यही सारी उनकी जो प्लानिंग प्रोसेस है वो आती है अंडर दी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो इसको हमेशा दो पार्ट से समझाना है, एक टैक्सेस कंसेशंस के फॉर्म में सब्सिडीज के साथ जोड़कर, एंड सेकेंडली डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग मतलब जो गवर्नमेंट खुद से बनाएगी. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कोविड टेस्टिंग किट्स का, प्राइवेट बना रहा है तो 500 रुपए में बेच रहा है, गवर्नमेंट बनाएगी तो सिर्फ 50 रुपए में बेचेगी. तो सोचो प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट वाला कितना कमाता है भाई. उस वजह से क्या होता है, एक रिच तो खरीद लेगा, मिडिल भी खरीद लेगा, बट व्हाट अबाउट द पुअर क्लास. तो बैलेंस्ड इकोनॉमी रखने के लिए गवर्नमेंट हैज टू step into the market every time. They have to be prepared with money every time in the economy. Clear है ये part? ठीक है. Now if you wish you can note down. Sorry. Then I'll move on to the second one, and I will also share the notes because notes are already on the app. Share क्या वहीं पर हो, and you guys are already there. जो भी नए हैं उनके साथ share कर दूंगी. Let me jump to the second one because we have 6 objectives. Now, reducing inequalities. The second objective is named as reducing inequalities in income and wealth. Again, मैंने आपको बोला हमारी country हर जगह क्या है, they are divided into 2 parts, rich and poor, है ना, urban and rural. तो वहीं कहीं ना कहीं you can understand inequality मतलब कि भाई हमारे देश में there is lot of differences between the income class of the people. भाई हमारे यहाँ तो कैसे कैसे क्लासेस बनाए जाते हैं, लोअर क्लास, फिर अपर लोअर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर रिच क्लास, फिर वेरी रिच क्लास. हमारी कंट्री में तो ऐसे होते हैं. इट्स नॉट फनी, इट्स एक्चुअली द ट्रुथ. ऐसे ही होता है. बट हम जनरल नोट पे बात करेंगे कि 2 ही क्लासेस हैं, रिच एंड पुअर. अब आपको क्या लगता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए? ऑब्वियसली है. हम ये नहीं कर सकते ना कि भाई जो रिच भाई तुम हो और तुम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो, तुमसे जीडीपी ज्यादा बढ़ रही है तो तुम्हें इंपॉर्टेंस मिले. हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट वुड द पुअर? विल दे डाई? विल दे स्टार्व टू हंगर? नहीं, ये नहीं हो सकता. हमें दोनों के बारे में सोचना है. दोनों ही हमारे अनमोल रत्न है. आप ये सोचकर चलो. मैंने बताया ना कैसे रिच हमारे देश में जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, रिच से हमारे पास टैक्सेस ज्यादा आते हैं. पुअर हमारे लिए वोट बैंक है ना. वो नहीं हुए तो वोट कौन देगा? तो कितने रिच क्लास के लोग हैं जो एक्चुअली में पूरी फैमिली उठ के वोट देने जाती है, बट गरीब आदमी कभी वोट नहीं छोड़ता है क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं ना. एक टाइम का खाना मिलता है वोट देने का, तो वो वोट नहीं छोड़ता. इसलिए हमारा वोट बैंक कौन है? कभी आपने देखा है कि हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रिच लोगों की सोसाइटीज में जाके कैंपेनिंग कर रहे होंगे? नहीं, कभी नहीं. Why? Because they know that they are the educated ones, they are the elites. उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे. वो किसी के ये तो ना बातों में आकर कन्विंस होकर दे आर नॉट गोइंग टू वोट. बट गरीब आदमी को जल्दी से मॉडिफाई मैनिपुलेट करा जा सकता है. इसीलिए हमारा वोट बैंक कौन है? वो गरीब है. तो इसीलिए देश को, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है. आज भी देखना लॉकडाउन 3.0 में हमारे लिए कुछ नहीं होगा, आपके मेरे लिए कोई बस ऐसे ही बैठ जाएंगे टीवी के सामने और 1 घंटे में अपनी बेइज्जती कराकर उठ जाएंगे. अभी तक यही हुआ है ना, 3 लॉकडाउन में. कुछ भी हमारे हक में हुआ? कुछ भी चीज जो हमें फेवर, हमारी क्लास को फेवर कर रही है? नहीं करती. या तो बिल्कुल अपर को करेगी या तो बिल्कुल लोअर को करेगी. एंड दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ इकोनॉमी. और आप चैप्टर्स में भी यही पढ़ोगे. एंड इसीलिए हम बोलते हैं दैट दीज क्लासेस आर द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक मतलब हमारे देश को चलाने वाले, हमारे कहते ना 2 पहलू, सिक्के के 2 पहलू, या फिर हमारे 2 अनमोल रत्न. वो कौन है? रिच एंड पुअर. एंड इसी रिच और पुअर के बीच में हमें क्या करना है? ये जो लाइन है, ये रिच है, ये पुअर है. आप मान लो कितने दूर दूर है एक दूसरे से. अब आप ये सोचो कि ये पैरेलल हो जाए, बिल्कुल साथ आ जाए, तो देखो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कभी मिसगाइड नहीं करूंगी. कोई बुक, कोई टीचर अगर कहती ना हाँ यार कि भाई रिच वाले को बोले कि मतलब वाइसा वर्सा हो जाए या बिल्कुल सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता. बट व्हाट वी कैन डू इट इज कि ये जो गैप है इसको आने वाले टाइम में हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा फिल कर सकते हैं. फिलिंग ऑफ दिस गैप, bridging of this gap is what we are going to study in the topic which is called reducing the inequalities of income and wealth. कि कैसे रिच और पुअर की जो इनकम्स हैं, इनकम आप समझते हैं जो वो अर्न करते हैं, वेल्थ जो ऑलरेडी वो अर्न कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी, XYZ. ठीक है.
इनकम जो वो अर्न कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, वेल्थ जो ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। तो कैसे इन दोनों के बीच में एक बैलेंस लाए हम, हाउ कैन वी रिड्यूस द गैप बिटवीन देम। देखो वही मैंने लिखा कि रिड्यूसिंग, ओके आई हैव समथिंग इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी। या श्योर अक्षत, मैं रिपीट कर रही हूँ, गंदी आदत है मेरी, दैट या अच्छी आदत है, दैट आई कीप ऑन रिपीटिंग व्हाट आई से। सो शेयरिंग इट अगेन, या सो किस फॉर्म में हमें रिच और पुअर का जो गैप है वो कम करना है। देखो ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पर, बट आई डोंट नो विल यू अग्री और नॉट। रिड्यूसिंग द इनकम ऑफ द रिच, कौन रिच चाहेगा कि उसकी इनकम कम हो? आप चाहोगे? मैं चाहूंगी? नोबडी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, बट फिर भी मैंने लिखा है बिकॉज इसको समहाउ बैलेंस कर सकते हैं स्टेटमेंट को बाय यूजिंग अ कंट्रोवर्शियल थिंग। अभी बताती हूँ क्या। एंड पुअर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स जैसे उनको प्रॉपर हेल्थ देना, प्रॉपर उनको एजुकेशन देना, सैनिटेशन देना, हाइजीन देना, बेटर जॉब्स देना, अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट देना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब जैसे हमारे सर पे छत है उनके भी हो, जैसे हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है उन्हें भी मिले। दैट इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट दैट वी रिलेट टू रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर। बट हाउ, क्वेश्चन अराइजेस, who is unmuted? Kashika, I am muting you, या प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दो। या थैंक यू डियर। सो आई हैव रिटन कि इनकम और वेल्थ जो रिच और पुअर की है उसे कम कर, मतलब बैलेंस करना है। रिच इनकम की रिच क्लास की इनकम कम करनी है और पुअर का स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। अब इसके लिए 2 ही चीज हो सकती है, क्योंकि हाउ में आपको यही बताना है कि हाउ इज इट पॉसिबल। वो कौन करता है? वो गवर्नमेंट बजट करती है। गवर्नमेंट बजट हर साल कुछ ऐसा प्लानिंग प्रोसेस लेकर आती है, पूरा साल वो लगे रहते हैं इसी काम में कि कैसे, अगर हम बात करें टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें टैक्स लेना चाहिए, लेकिन किससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए? जो रिच है, क्योंकि वो ज्यादा कमाएगा तो वो टैक्स भी तो ज्यादा पे करेगा ना। कभी गूगल करना कि अमिताभ बच्चन हमारे देश में कितना टैक्स पे करता है, कभी गूगल करना कि SRK कितना टैक्स पे करता है, आज क्लास के बाद गूगल करना कि अंबानी कितना टैक्स पे करता है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट जो रिच क्लास का जो टैक्स का ब्रैकेट है ना वो हमेशा हायर रखता है, सो दैट पैसा ज्यादा इकट्ठा हो, रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा हो, और उस पैसे को गवर्नमेंट अपने लिए नहीं, अब तुम मानो ना मानो, बट गवर्नमेंट उस पैसे को वेलफेयर के लिए यूज करता है। ऑब्वियसली किसके वेलफेयर के लिए? पुअर के वेलफेयर के लिए। तो इन शॉर्ट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ हमें 2 ही चीज समझाना चाह रही है। एक कि जो रिच क्लास है उससे टैक्सेस ज्यादा लो, और पुअर को सब्सिडीज या फिर उसको वेलफेयर ज्यादा दो। मतलब इनसे पैसा लो, इनके लिए स्कूल बनाओ, इनसे पैसा लो, इनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाओ, इनसे पैसा लो, इनको घर दो, इनसे पैसा लो, इनके लिए प्रॉपर स्टैंड ऑफ लिविंग क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। So this is how government budget balances the economy by reducing the inequalities of income and wealth between the rich and the poor. This is very important. जो हमने पहले R1 पढ़ा था, that was the reallocation of resources. ये बहुत repetitively boards में repeat होता है. This is very 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 important. नहीं समझ में आया हो, please emphasize because I will repeat it again n number of times. But आप ये मत सोचना कि आपको नहीं समझना, ये समझना है तो किसी भी हाल में समझना है। एंड सेकेंडली दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। दोनों ही कहीं ना कहीं इनकम, दोनों ही कहीं ना कहीं टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज देखो गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? टैक्स। अभी देखा ना, हर चीज पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? टैक्सेस ही तो इम्पोज कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मेजर सोर्स मतलब जैसे मेरे लिए स्टडी किंग मेरा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा ब्रेड एंड बटर। वैसे ही एक कंट्री गवर्नमेंट बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी द ब्रेड एंड बटर ऑफ एनी गवर्नमेंट, so that they can operational, so that they can feed themselves and others, that is the tax amount. अब उसको डायरेक्टली ले लो या इनडायरेक्टली ले लो, इनकम टैक्स के फॉर्म में ले लो या जीएसटी के फॉर्म में ले लो, बट टैक्सेस भी वही सब चीज है, बिकॉज गवर्नमेंट इतना फंड्स अकेले क्रिएट नहीं कर सकती। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे देश में तो मैंने कितनी बार आपको बताया कि वी आर सो फॉर्चुनेट
कि हमारे टैक्सेस बड़े कम है, गवर्नमेंट बहुत कम टैक्स लेती है, एंड यही रीजन है कि हमारी देश इतनी गरीब है, हमारे देश में लोगों की जो स्टैंड ऑफ लिविंग है इतना पुअर है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपकी तो इनकम, जो भी आप सैलरी मंथली कमाते हो, मंथली व्हाट यू अर्न, आप मंथली से आपकी सैलरी में से ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होकर आता है। मेरे कितने फ्रेंड्स और कजिन्स दे आर लिविंग इन लाइक डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज, सब जगह यही है दैट आप मानोगे स्वीडन, जर्मनी, 50% ऑफ योर इनकम यू पेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। हमारा तो बहुत कम है, हम तो सूंघ सूंघ के 0%, 5%, 12%, 18%, ऐसे हमने ब्रैकेट्स बनाए हुए डिफरेंट गुड्स। वहां पे इट्स फ्लैट, तभी वहां की गवर्नमेंट उनको फ्री मेडिकल देती है, फ्री एजुकेशन देती है, बहुत कुछ फ्री देती है। मतलब सपोजिंगली तुम वहां अकेले रह रहे हो एंड यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, गवर्नमेंट तुम्हें हर महीने का पॉकेट मनी भी देगी। तुम बीमार हो, गवर्नमेंट तुम्हें घर से आएगी, पिक करेगी, हॉस्पिटल में एडमिट कराएगी, दे विल ऑपरेट यू, दे विल थ्रो यू बैक टू योर रिस्पेक्टिव हाउस। मीन्स गवर्नमेंट सब कुछ आपका करती है, आपको गोद ले लेती है एक तरीके से। वाई गोद लेती है? बिकॉज यू पे टैक्सेस इन रिटर्न। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर नॉट पेइंग टैक्सेस ऑनेस्टली। तो इसलिए पूरा चैप्टर आपको कहीं ना कहीं रिलेट करेगा कि पब्लिक वेलफेयर चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, सबको चाहिए, बट आर यू पेइंग टैक्सेस? नो। तो कहां से मिलेगा? नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट हैज टू फेस। ठीक है, आगे बढ़े। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन नाउ। पहला हमने डिस्कस किया दैट इज दी रीएलोकेशन। उसमें हमने दो एंड्स करे, एक था टैक्सेशन और सब्सिडीज, टैक्स कंसेशंस भी बोल सकते हो। ठीक है, जो हार्मफुल गुड्स हैं उन पे टैक्सेस ज्यादा लो, और जो मतलब जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स यूज, जैसे मास्क है ना, मास्क हो गए, इस पे गवर्नमेंट के टैक्सेस कम रहेंगे। देन अभी जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स आएंगे उन पे टैक्सेस कम रहेंगे। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि आप उन गुड्स को ज्यादा यूज करो, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर जो टैक्स अमाउंट है वो कम हो जाएगा। सिंपल सी चीज। सेकेंडली हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट खुद गुड्स प्रोड्यूस करती है, बिकॉज अगर प्राइवेट मार्केट में उतरेगा तो वो पहले प्रॉफिट सोचेगा, बाकी चीज बाद में सोचेगा। गवर्नमेंट वेलफेयर पहले सोचेगी, बाकी बात बाद में सोचेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट बजट तो गवर्नमेंट ही है ना, मतलब हमारी भारत सरकार हमारे बारे में सोचेगी, वेलफेयर के बारे में सोचेगी, इसलिए वो डायरेक्टली कहती है भाई हम खुद ही बना लेंगे। प्राइवेट को कहते हैं तुम रहने दो भाई, तुम तो अपना घर पहले भरोगे, हमारा बाद में। तो इसलिए गवर्नमेंट हैज टू डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड ऑब्जेक्टिव वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे गुड्स होते हैं दैट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इनइक्वालिटी किनके बीच है? आपके मेरे इकोनॉमी में कितने सारे लोग हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू टू पार्ट्स, रिच एंड पुअर। दैट मींस रिच इज अर्निंग मोर, तो भाई टैक्स भी वो ज्यादा देंगे। दे आर अर्निंग मोर, तो टैक्स कंट्रीब्यूशन उनका भी ज्यादा होगा। कहीं सोच रहे होंगे फिर पुअर वालों को क्या? भाई जब वो कमाई नहीं रहे, वो सब्सिडी पर जिंदा है, तो टैक्स कहां से पे करेंगे? तो उनके लिए कोई टैक्सेस नहीं होते। अब मानकर चलो गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडाइज कर देती है फ्रॉम टैक्सेस ऑल्सो, दे गेट रिडीम्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। एंड देन ऑब्वियसली उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहे, इसीलिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज ज्यादा से ज्यादा देती है। सब्सिडीज होता है जैसे कि उनको गैस सिलेंडर्स में दे दिया, उनको राशनिंग शॉप्स पर दे दिया, ठीक है, उनको फ्री मेडिकल दे दिया, फ्री एजुकेशन दे दिया। हमारे देश में गर्ल चाइल्ड अगर स्कूल पढ़ने जाती है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट उसका खाना पीना, यूनिफॉर्म, बुक्स और हर महीने का पॉकेट मनी भी देती है। शायद आपको ये बात नहीं पता थी। ठीक है, मेरे घर में जो एक डोमेस्टिक हेल्पर आती थी, शी यूज्ड टू स्टडी, लेके उसने अपनी 12th बहुत लेट करी, तो उसको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से 1200-1500 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी उसी के अकाउंट में जो गवर्नमेंट ने ओपन किया था। ऐसे बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट देती है। हमारे देश में गवर्नमेंट विडोज को सब्सिडीज वो देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है। हमारे देश में गवर्नमेंट ओल्ड एज, मतलब अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ये नहीं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हो तो आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप कुछ भी नहीं, आप एक होम मेकर भी थे, आपने जिंदगी में देश के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, बट फिर भी देश के नागरिक होने के नाते आपको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। और मेरे हिसाब से जितना हम टैक्स पे कर रहे हैं बहुत है हमारे लिए, इतना तो मुझे नहीं लगता हम लोग एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। सो मूविंग ऑन टू दी थर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट इज आर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आई जस्ट होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, बिकॉज बुक से पढ़ोगे तो इट इज लिटिल बोरिंग, बिकॉज सारे टर्म्स नए हैं। जब तक आपको इनके टर्म्स के मीनिंग नहीं पता, यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट कि ये क्या कहना चाहता है। So I'm trying to make it easier for you so that you are able to understand कि ये हर एक ऑब्जेक्टिव का मोटिव क्या है, why they come into action, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी,
अब इसको भी मैंने डिवाइड करा इनटू 2 पार्ट्स. इकोनॉमिक मतलब पैसा, मॉनेटरी, पैसा पैसा एवरीवेयर. स्टेबिलिटी, बैलेंस्ड इकोनॉमी. बैलेंस इन व्हाट सेंस? प्राइस. क्या आपको ऐसा लगा या मम्मा ने कभी घर पे आके बोला यार तुम्हें पता है यार टमाटर इतने रुपए किलो हो गया, है ना? आजकल हमारे घर पे काम ही क्या है, यही तो टॉपिक्स है, यही हमारे हॉट टॉपिक्स है क्या यार. यू नो अनियंस हैव बिकम सो एक्सपेंसिव यार, एप्पल्स के रेट कितना ज्यादा है. दैट मीन्स हम क्या बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो प्राइसेस की स्टेबिलिटी है वो नहीं है. कभी मार्केट में प्राइसेस किसी गुड के बहुत ही गिर गए, कभी मार्केट में किसी गुड के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हो गए. जैसे लिकर ले लें, आजकल प्राइसेस देखिए कितने ज्यादा हो गए. या फिर जो हमारे एसेंशियल गुड्स है जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके प्राइसेस कितने ज्यादा हो गए. तो मार्केट में या इकोनॉमी में ये स्टेबिलिटी लाना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत मेजर चैलेंज है, और ये चैलेंज ही रहता है. ये कहना कि गवर्नमेंट हमेशा हमारी स्मूथली चलती है, दैट वुड बी एक्चुअली रॉन्ग. इट इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट कि हमारी इकोनॉमी में कभी भी ये स्टेबिलिटी नहीं होती, कभी भी नहीं होती. जो प्राइस हम रखना चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाता. व्हाई? बिकॉज देयर आर ऑलवेज बिजनेस फ्लक्चुएशंस. जैसे अभी चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है. अब गवर्नमेंट आने वाले टाइम में क्या करेगी? हम बैंकिंग चैप्टर जो कर रहे हैं, हु आर माय एक्स स्टूडेंट्स, तो दे नो बैंकिंग चैप्टर में हम क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं है. जैसी गवर्नमेंट को कहीं से फंडिंग्स मिल गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सारे बैंक्स को पैसा देगी लोन, कि भाई आगे लोगों को लोन्स दो, ज्यादा से ज्यादा लोन्स दो. उस लोन से लोग क्या करेंगे? और खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बिजनेसेस अपने एक्सपैंड करेंगे, और लोगों के पास क्या आएगी? इनकम आएगी. बहुत बढ़िया. लेकिन इनकम आने से क्या होगा? इनकम आने से लोगों की जो डिमांड है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट क्यों? क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं. डिमांड आपको पता है, मांग. आप सबकी जरूरत से ज्यादा नीड्स बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन में है, नीड्स नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन का पता नहीं लग रहा. जैसे ही आपके पास मनी का फ्लो बढ़ेगा, इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आप देखना मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी. इन्फ्लेशन मतलब कि जो जनरल प्राइस लेवल होता है गुड्स का, जनरल मतलब आम तौर पे जो प्राइसेस होते हैं उसके हिसाब से जो जनरल प्राइस है गुड के वो बढ़ जाएंगे. मतलब नॉर्मल गुड्स जो भी आप यूज कर रहे हो ना, नॉर्मल कार्स महंगी हो जाएंगी, ठीक है, आपकी एजुकेशन एक्सपेंसिव हो जाएगी. देन जितने भी आप एसेंशियल कॉमोडिटीज यूज कर रहे हो, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन, सबके रेट्स बढ़ जाएंगे. बट ये रेट किसके लिए बढ़ेंगे? ये सिर्फ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास के लिए बढ़ेंगे. पुअर को तो सब्सिडी मिल ही रही है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर टैक्सेस तो बढ़ ही जाएंगे. तो वो पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना. लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी. इन्फ्लेशन मतलब जब लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ती है किसी चीज को लेकर, तो मार्केट में गुड्स का जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाता है. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इवन व्हेन द प्राइसेस आर लो, तब भी गवर्नमेंट चैन से नहीं बैठती भाई. तब भी उस सिचुएशन को वो कहते हैं डिफ्लेशन है. डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस कम है, और वो कब होता है? जब इकोनॉमी में हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज लेस. दैट मीन्स पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग गुड अमाउंट ऑफ गुड्स. लोगों के पास ज्यादा पैसा ही नहीं है कंजम्पशन करने के लिए. मैं कंजम्पशन क्यों नहीं कर रही? ये थोड़ी मेरी नीड्स खत्म हो गई, वांट्स ओवर हो गई. नहीं, आई एम नॉट कंज्यूमिंग. मेरी एग्रीगेट डिमांड हमारी इसलिए कम है क्योंकि पैसा नहीं है. जैसे करंट सिचुएशन है, अभी हम डिफ्लेशन में चल रहे हैं, और अब देखना वी आर मूविंग टूवर्ड्स इन्फ्लेशन. जैसे जैसे इकोनॉमी, केजरीवाल ने कल क्या बोला? खोल दो लॉकडाउन, जो होगा देखा जाएगा, मरते हैं मरने दो. इकोनॉमी तो डूब जा रही है. इकोनॉमी को दोबारा से कैसे खड़ा करेंगे? हम 135 करोड़ हैं, थोड़े से कम भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना फंड्स, रेवेन्यू कहां से लेकर आएंगे कंट्री को रन करने के लिए? केजरीवाल ने कल ही अपने सारी टीम में मेंबर्स को ये बात बोली, आज न्यूज़पेपर में भी आया है. व्हाई? बिकॉज दे बिलीव कि अभी तो हम डिफ्लेशन में जी लेंगे, बट इन्फ्लेशन को फेस कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू, व्हाट प्लान्स आर वी हैविंग इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी टू डील विद दिस इन्फ्लेशन? इस इन्फ्लेशन के लिए तो हमें पैसा चाहिए. वो पैसा कहां से आएगा व्हेन वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग, व्हेन वी आर नॉट कंज्यूमिंग? तो इसलिए लॉकडाउन खोल दो, जो होगा देखा जाएगा. तो एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड यू इज इकोनॉमिक्स. मैंने पहले डे 1 से आपको बोला है, जो भी आप सुन रहे हो, कर रहे हो, चाह रहे हो, दैट इज ऑल इकोनॉमिक्स. एंड यहाँ पर जो थर्ड गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है वो यही हाईलाइट कर रहा है कि इकोनॉमी में बैलेंस्ड इकोनॉमी रखना उनका एम होता है. बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तभी हम इन सिचुएशन के साथ हमेशा लेफ्ट राइट रहते हैं. दैट इज कभी इन्फ्लेशन है, कभी डिफ्लेशन है, जबकि दोनों ही इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है. अभी पैसा नहीं है तो रो रहे हैं, पैसा आ जाएगा तो रोएंगे, बिकॉज तब हमारे पास
मार्केट में जो गुड्स के प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे. So this is called economic stability. So economic stability जब भी वो पूछेंगे तो आपको दोनों aspects explain करने हैं. One pointer will be related to inflation and the second pointer will describe deflation. ठीक है? Please, आप अगर लिख रहे हो तो you can mark it because I have something in the chat box to read by someone. Akshat, what did you wanted to say? Government नहीं, I couldn't get it. Akshat? हेलो हाँ जी अक्षत. मैम, जैसे गवर्नमेंट ने अभी अपने वाइन शॉप्स खोल दी तो उसको फंडिंग तो मिल गई. फंडिंग तो काफी. मिली, गवर्नमेंट को पैसा जो आ रहा है. हाँ तो गवर्नमेंट ने अभी खर्चा भी तो कितना किया यार, 2 महीने में डबल, मतलब पूरे साल का फंड्स खत्म कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑलरेडी. इतना तो मैम अभी तो कुछ नहीं करा मेरे ख्याल से. तो बहुत पैसा लगा है. आप टैक्सेस कब से नहीं पे कर रहे गवर्नमेंट को? पता नहीं, कभी करा भी होगा तो. कभी करा. अपने डैड से पूछना, पापा कितना कमाते हो और कितना टैक्स देते हो? आज जाके पूछियो, छित्तर पड़ेंगे, वो बात अलग है. मेरा नाम हाँ, मत वो लो. तो है. लेकिन द ट्रू पिक्चर इज, अगर सपोजिंगली मैं अगर एग्जांपल बोलूं, अगर मैं साल का 10 लाख कमाती हूँ तो शायद से मैं अपने इनकम टैक्स में 5 या 6 लाख ही दिखाती होंगी, या थोड़ा और दिखा देती होंगी ताकि मुझे लोन और मिल जाए, है ना. जितना मुझे लोन आगे बिजनेस फ्लो के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, उतना ही दिखाती हूँ. ऑनेस्ट तो हमारे देश में कोई भी नहीं है, पैदा ही नहीं होते यहाँ पे ऑनेस्ट लोग. ऑनेस्ट लोगों का देश नहीं है ये. वैसे हमारी गवर्नमेंट है, फिर करप्शन है, क्या कर सकते हैं. जैसे हम हैं वैसी गवर्नमेंट है. खैर ये सब चीजें दीज आर नॉट फैक्चुअल, ये सिर्फ हम जनरल समझने के लिए. बट हमारी एकेडमिक समझ, हम एग्जाम में नहीं बोल सकते ना कि लोग अपने टैक्सेस ऑनेस्टली पे नहीं करते. टीचर तो वही तुम्हें 0 दे देगी और तुम मेरा नाम लगा दोगे. तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोस टॉक्स बिकॉज वो एक बहुत ही जनरल नोट पर है. बट हाँ, वी कैन डिस्कस बिकॉज वी नो द ट्रुथ, वी नो द रियलिटी हमारे देश की क्या है, कि कौन कितना कितने पानी में है, सॉर्ट ऑफ. नाउ लेट्स टेक अप द फोर्थ. टोटल 6 है एंड इट्स ऑलरेडी 5 एंड सो जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं. अब जो आने वाले हैं वो तो बहुत इजी है. जो मेन थे पहले के 3 वो अच्छे से समझने बहुत ज्यादा जरूरी थे. अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग है हमारे, वो 3 वो बहुत जनरल है और उनकी समाव आपके पास नॉलेज भी है. मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. पब्लिक एंटरप्राइज मतलब, एंटरप्राइज मतलब फर्म, एंटरप्राइज को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी या कोई कंपनी भी. अब पब्लिक सेक्टर मतलब दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, रेलवेज, इंडियन रेलवेज इज अंडर गवर्नमेंट. ओके. देन दिल्ली जल बोर्ड इज अंडर गवर्नमेंट. ओके. एसबीआई बैंक, ऐसे बहुत सारी चीजें और कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं. इनको कौन चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएगा. दिल्ली जल बोर्ड के, रेलवेज की अभी ये जो सर्विसेज अब प्रोवाइड हुई है, अभी आज फिर 2 महीने से, जब से 55 डेज से रेलवेज बंद है, तो 55 डेज की क्या लोगों को सैलरीज नहीं मिली, मेंटेनेंस नहीं हुई, या उसको अभी दोबारा से आज से चलाने के लिए उसकी प्रॉपर सैनिटेशन, सर्विसिंग, उसका पैसा कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट तो करेगी ना. तो गवर्नमेंट बजट का ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि गवर्नमेंट की जितनी भी एंटरप्राइजेस है, वैसे ही हमारे कंट्री की स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन ओर जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं यार कंट्री के, गवर्नमेंट के, तो उन सब को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, फॉर्मिंग नेचुरल मोनोपोली. नेचुरल मोनोपोलीज क्या होती है? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रही थी कि जो मार्केट में कोविड टेस्टिंग किट है, अगर वो 500 रुपीज की है और कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है, लेकिन गवर्नमेंट अगर उसे खुद बनाती है और उसकी कॉस्टिंग निकालती है 50 रुपीज फॉर जनरल पब्लिक, तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट की क्या बन गई? मोनोपोली. मोनोपोली आपको पता है ना, सिंगल सेलर. क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसा प्राइवेट कॉम्पिटिटर नहीं है जो इस प्राइस पर उस गुड को ऑफर कर पाए. ट्रू और नॉट? तो इसलिए गवर्नमेंट की क्या फॉर्म हो गई? नेचुरल मोनोपोली. नेचुरल मोनोपोली होती नहीं है, बाय बर्थ नहीं होती, बट इट इज क्रिएटेड. हाउ एंड व्हेन? कि जब कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई कंपनी कोई ऐसा मार्केट में गुड लॉन्च कर दे जिसका आगे पीछे कोई कॉम्पिटिटर ना हो. अब अगर इंडियन रेलवेज ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे या एयर इंडिया कल को इतने कम रेट पर टिकट्स ऑफर करे जो बाकी प्राइवेट कंपनीज ना दे, तो ऑब्वियसली एयर इंडिया की भी क्या हो जाएगी? नेचुरल मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी गुड या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. एंड इसका मोटिव क्या होता है? मोटिव इज ओनली वन. एयर इंडिया अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं करेगी अपनी टिकट्स कम,
गवर्नमेंट ये 50 रुपीज का रेट अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं कर रही. गवर्नमेंट इज एमिंग पब्लिक वेलफेयर कि हर एक गरीब से गरीब, लोअर से लोअर इनकम क्लास का बंदा भी इस कोविड-19 को समझे और उसके टेस्ट करे. इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे लीस्ट एक्सपेंसिव बना दिया और बनाएंगी, है ना. आगे उसकी मेडिसिन भी अगर आएंगी तो उसको भी रेट्स कम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, खुद प्रमोट करके और ना ही किसी प्राइवेट को देकर. प्राइवेट को जिस दिन दिया उस दिन तो भाई वो सिर्फ प्रॉफिट कमाएगा, नोट छापेगा, वेलफेयर खो देगा. जैसे वी ऑल नो कि प्राइवेट्स आर बदनाम फॉर देयर प्रॉफिट मेकिंग एंड गवर्नमेंट इज नोन फॉर देयर वेलफेयर प्रोवाइजन. तो यहाँ पर अगेन वही मोटिव है कि गवर्नमेंट को ये पब्लिक एंटरप्राइजेस क्यों मैनेज करने, क्यों रन करने, सो दैट दे कैन प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर इन द एंटायर इकोनॉमी. सबको बेनिफिट मिलना चाहिए. अब रेलवे जो ओपन हुई है, एनीबडी कैन ट्रैवल, है ना. अब आप लोग कितना न्यूज में क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इज चार्जिंग फीस, चार्जिंग. यार गवर्नमेंट कितने लाखों लोगों को कितना फ्री में पहुंचाएगी, कैसे पहुंचाएगी यार. एसी ट्रेन हैं एंड टिकट के फेयर्स कितने कम ले रही है गवर्नमेंट, एसी ट्रेन के भी नॉर्मल फेयर ले रही है. तो और क्या तुम बंदे की जान लोगे क्या. हमारा देश तो चाहता है सब कुछ फ्री में मिल जाए हमको, हम कुछ ना करें, गवर्नमेंट शुड डू एवरीथिंग फॉर अस, हमें गोद ले लिया जाए. सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं न्यूज चैनल, वो सिर्फ टीआरपी के लिए कर रहे हैं. रियलिटी चेक्स आर डिफरेंट. वो है जो आप लोग पढ़ रहे हो. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट. दिस वाज द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. देन फिफ्थ इज वेरी इजी, इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इट्स वेरी सिंपल टू नो यार. इकोनॉमी मतलब हमारी कंट्री, हमारा देश जहां हम रहते हैं, उसका ग्रोथ किस पर डिपेंडेंट है? हमारी इनकम पर. हमारे देश में जो लोग हैं, जो वो कमाएंगे, उस पर डिपेंडेंट है. अब दो चीजें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में. आपकी इनकम ज्यादा होगी. आप कौन? आप हमारे देश के प्यारे नागरिक हैं. दैट मीन्स रेफर टू एज हाउस होल्ड्स. जिन्होंने नेशनल इनकम पढ़ी है उन्हें पता है हाउस होल्ड्स मतलब जो आप और मैं हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं. ठीक है. हम ज्यादा कमाएंगे तो क्या करेंगे? डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास टैक्सेस भी जाएंगे और कहीं ना कहीं हम सेविंग्स भी ज्यादा करेंगे. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर्स, बैंक्स, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनकी भी क्या होगी? प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगी तो ये भी टैक्सेस ज्यादा पे करेंगे एंड ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे. यानी कि और अपने बिजनेसेस एक्सपैंड करेंगे और वैरायटी ऑफ गुड्स इकोनॉमी में लॉन्च करेंगे. तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, हमसे सेविंग्स बढ़ेगी, हम इनसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. और ये जब दोनों मिलकर बढ़ेंगे इकोनॉमी में, तो ऑब्वियसली में इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा ही आएगा. नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. टैक्सेस का तो मैंने आपको पूरा ही ज्ञान दे दिया जितना मेरे दिमाग में था कि कहां पर इस टैक्सेस को कैसे हम यूज कर सकते हैं एज अ वेपन बिटवीन रिच एंड पुअर, बिटवीन अर्बन एंड रूरल. तो वो सारी चीजें हमारे इकोनॉमी में प्रगति मल्टीप्लाइड बाय लेकर आएंगी. एंड दैट प्रगति, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ इन द इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ा सिंपल सा टर्म है यार. देश की प्रगति, देश का द बेनिफिट शुड बी कंट्रीज बेनिफिट. कंट्री का बेनिफिट किसके पास है? इनके हाथों में और इनके हाथों में, हाउस होल्ड्स और फर्म्स, आपके और प्रोड्यूसर्स के. हम सेविंग ज्यादा करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, हम मिलकर देश को चलाएंगे एंड वी विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. So whenever you get an opportunity to write a pointer about economic growth, please emphasize on these two topics: household की saving, firms का investment. And then the answer is in your quote कि आप कैसे उसे justify करोगे. Clear? And now we are left with the only one part. And वो तो बहुत ही easy है. मतलब मेरे लिखते ही आप कहोगे अच्छा यार ये तो हमें पता ही है, obvious है. ठीक है. तो वो obvious चीज क्या है? That is reducing regional disparities. Now what do you mean by the word disparity? Obviously you all know, class 12th में हो, इतना तो पता ही होगा. differences, जैसे अब तक हमने differences पढ़ा था between rich and poor. Now यहाँ पर differences हैं in different regions. हमारी country is बचपन से पढ़ा है. again दो पार्ट में the country is divided: urban areas, town, cities, जहाँ बड़े बड़े महंगे लोग रहते हैं, and the rural areas, the villages and small areas, है ना. अब do we all know कि इनके पास comparatively हमसे सब कुछ कम है ना.
एज इन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, हाइजीन, हेल्थ, डॉक्टर्स, मेडिकल, yes or no, we all know. So don't you think there should be a balance? क्यों हमारे पास ज्यादा है, क्यों इनके पास कम है, कभी सोचो. You can't think of why, because शुरू से यही चलता आ रहा है. But every year government makes such plans. जैसे MG नरेगा, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्लान्स होते हैं ताकि भाई यहाँ पर भी, यहाँ पर लोगों को काम मिल रहा है तो यहाँ पर भी रूरल एरियाज में काम मिलना चाहिए. देन गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, नबार्ड, ये सब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में. गवर्नमेंट को इनको पैसा, फाइनेंसेस देने पड़ते हैं सो दैट दे कैन डू देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रॉपरली, ऑनेस्टली से कर पाए. अर्बन एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको समहाउ सपोर्ट करना होता है टू दी पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज. अब ये डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा चाहिए यार, हर चीज के दैट यू टॉक अबाउट यू नीड मनी. सिर्फ बातों से लोगों का पेट नहीं भरता ना. वी ऑल्सो नीड टू गिव देम सब्सिडीज, वी नीड टू ऑल्सो गिव देम सर्विसेज. वो कहाँ से आएंगी? पैसे से आएंगी. तो इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हर साल अपने गवर्नमेंट बजट में बनाने पड़ते हैं so that this gap between rich and poor can, this gap between rural and urban areas can be reduced. Reduce मतलब कम हो सके, तभी the economy is going to run smoothly. नहीं तो क्या होगा, रूरल एरिया से सारे लोग उठ के क्या करेंगे? दे विल माइग्रेट टू अर्बन. यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, यहाँ पर स्टारवेशन ज्यादा होती जाएगी, यहाँ पर आप उतनी जॉब्स ही क्रिएट कर पाओगे जितनी पॉसिबल है, यहाँ पर उतनी सब्सिडीज दे पाओगे जितना पॉसिबल है. तो अल्टीमेटली इट्स बेटर कि रूरल एरियाज में भी वो सब कुछ दो जो अर्बन के पास है, सो दैट दे डू नॉट टर्न अप टू अर्बन एरियाज एंड दे क्रिएट अ काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस इन हमारे शहर में आकर. रूरल में ही उन्हें सर्वगुण संपन्न कर दो, मतलब गिव देम एवरीथिंग दैट दे वांट इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. एंड उस चीज के लिए पैसा चाहिए. वो पैसा कौन देगा? आप लोग दोगे. कैसे? कमाकर, टैक्सेस भर के, and so on, GST and income tax and so many other things. So these are the 6 major objectives of the government. ठीक है, हमारे पास हमने पहले पढ़ा about the reallocation of resource. Secondly, we started about, यहाँ लिख देती हूँ, R1 था reallocation of resource. अब कुछ सोच रहे होंगे इसी ऑर्डर में याद करना है. No hard and fast rule. मैं कैसे याद रखती थी? 3 R से हैं, तो R1, R2, R3. R1 reallocation, R2 reducing inequalities of income and wealth, और R3 ये जो पढ़ा था. 3 हो गए, R1, R2, R3. उसके बाद 2 E से थे, एक था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक था इकोनॉमिक ग्रोथ, हो गए. और सबसे लास्ट एक बचा था वो वाला M, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. भाई मैं तो हमेशा से जुगाड़ से पढ़ते आई हूँ क्योंकि रटना तो मेरे बस की था नहीं. सो आई यूज्ड टू रिमेंबर लाइक दिस, R1, R2, R3. और R सुनते ही दिमाग में यार इतना तो याद आएगा ही कि क्या था. E1, E2, 2 E से थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक M, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. तो ये 6 हमारी पॉकेट में हो गए. और ये बोलना कि मैम इंपॉर्टेंट बता दो वही पढ़ जाएंगे, सॉरी, उसके लिए मैं नहीं हूँ. मैं 12th में इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती आपको, बिकॉज 12th में मुझे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सो दैट यू आर एबल टू अचीव योर अचीवेबल स्कोर. So I don't want any shortcuts in between. Clear? This is important. Any doubts so far? I will be uploading the notes for today and this is a 3 या 4 नंबर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज की क्लास. तो डोंट सोचना कि हमने बातें करी है बहुत सारी, ये बातें सब सारी बातें काम की है. आज जब नोट्स रीड करोगे यू विल गेट टू नो कि हाँ यार दिस इज व्हाट वी एक्चुअली स्टडीड, और ऐसे मैम ने घुमाकर समझाया ताकि हमें याद रहे. क्लियर?